हाँ, तो बच्चों हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे थे। कल क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। आज 31 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका सॉल्व देखेंगे। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हालांकि समझने में बड़ा कठिन है, उसी बुक को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके हमने आपको इस लेक्चर्स के रूप में देने का प्रयास किया है। और इस समय मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स का सॉल्व भी दे रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जब फिज़िक्स के फंडाज आपको क्लियर रहेंगे अच्छी तरीके से, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप ऑटोमेटिकली बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़िए और उसको समझिए। इस समय आपके समक्ष एक ऐसा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स का है। न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा था एमएससी में। हो सकता है कि अब बीएससी में भी न्यूक्लियर फिजिक्स का कुछ पोर्शन आ गया हो, लेकिन हम लोगों ने इसको एमएससी में पढ़ा था। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ते समय एमएससी में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे या जानते थे। आप सौभाग्यशाली हैं कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अन्य साइड बुक्स में हो सकता है क्वेश्चन न हो, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बताना मेरा परम कर्तव्य है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। और फिर तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और कुल मिलाकर के सभी पहले सारी एनसीईआरटी को जब मैं समाप्त कर लूँगा, फिर उसके बाद से कंपटीशन की दिशा में कदम रखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाने का जो ये संकल्प ले रखा है, तो पहले मैं आप लोगों को सारे फंडाज से फिजिक्स के फंडाज को क्लियर करा दूं और आपको इस काबिल बना दूं, या आप इस काबिल बन जाएं कि फिजिक्स को समझने लगें। जब समझने लगेंगे तो क्या कोई कंपटीशन का क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। जब आपकी समझदारी रहेगी तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे बड़े आसानी से। मैं बहुत ज़्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखता हूँ कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये कीजिए, वो कीजिए इत्यादि। आइए समझिए। अगर 5 मिनट तक कम से कम, अगर आप नए हैं तो कम से कम नए लेक्चर को देखने वाले हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि शुरू से 1-2 लेक्चर देखिए, या कम से कम 5 मिनट तक बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। फिर उसके बाद से आप स्विच ऑफ कर लीजिए या हट जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि 5-6 मिनट देखने के बाद आप हमारे लेक्चर को अवश्य पसंद करेंगे। क्वेश्चन ये बोला है, अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो सामान्य द्रव्य के नाभिकों का निर्माण करते हैं, ब्रैकेट बंद। आप जानते हैं कि मैटर जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। यही सब कह रहा है, जो सामान्य द्रव्य के नाभिकों का निर्माण करते हैं और अधिक मूल इकाइयों लिखा है, ये थोड़ा सा और नज़दीक होना चाहिए, और अधिक मूल इकाइयों जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने हैं। अर्थात प्रोटॉन, आप जानते हैं कि कोई परमाणु होता है तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन। बस हम लोग सामान्य सतही स्तर पर इतना ही जानते हैं कि बस केवल यही सब चीज़ें हैं। एटम में, एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा बहुत ढेर सारे और एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, और एलिमेंट्स न कहें और ज़्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे, जिससे कि ये मिल के बना हुआ है। मूलतः यही तीनों हैं। तो ये कह रहा है कि अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यहाँ पर लिख रहा है, फिर एक बार मैं पढ़ दूँ, मैं समझाने के मूड में आ गया था। अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जो सामान्य द्रव्य के नाभिकों का निर्माण करते हैं और अधिक मूल इकाइयों जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने हैं। ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये दोनों एक ही चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, जिनको कि क्वार्क कहा जाता है। क्वार्क कहा जाता है। यहाँ तक का मतलब ये हुआ, यहाँ तक का मतलब। और ये बता रहा है कि प्रोटॉन भी 3 प्रकार के क्वार्कों से मिलकर के बना होता है और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्कों से मिलकर के
बना होता है। अब क्वार्क की विशेषता देखिए, दो प्रकार के क्वार्क होते हैं। अप क्वार्क, एक कह रहा है अप क्वार्क, अप क्वार्क, अप क्वार्क पर आवेश +2/3 तथा डाउन क्वार्क, अप क्वार्क को U द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ लिख रहा है दो प्रकार के होते हैं। अप क्वार्क U द्वारा निर्दिष्ट, इसका मतलब अप को U से डिनोट किया जाता है जिस पर +2/3 आवेश, तथा डाउन क्वार्क D द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। डाउन क्वार्क को इसका स्मॉल d से बना लिखा जाता है जिन पर -1/3 आवेश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डाउन क्वार्क पर आवेश, डाउन क्वार्क पर आवेश -1/3 होता है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर सामान्य द्रव्य बनाते हैं। इन्हीं क्वार्कों से प्रोटॉन का निर्माण होता है, इन्हीं क्वार्कों से न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन जब मिल जाते हैं तो मैटर बनता है, द्रव्य बनता है। ये यहाँ तक बता रहा है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर सामान्य द्रव्य बनाते हैं। कुछ अन्य प्रकार के भी क्वार्क पाए गए हैं जो भिन्न असामान्य प्रकार का द्रव्य बनाते हैं। ये कह रहा है कुछ अन्य प्रकार के भी क्वार्क पाए गए हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन सुझाइए। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बने हुए हैं, क्वार्कों से मिल करके उसके संगठन को दिखलाना है, उसके स्ट्रक्चर को बतलाना है कि कैसे मिलके बने हुए हैं। अभी क्वेश्चन अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, क्लियर मैं इसको पहले कर दूं, या आइए पहले हम आपको बता दें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं, और ये प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर के बना होता है, क्वार्क, और यह भी जो है न्यूट्रॉन भी जो है ये भी क्वार्क से मिलकर के बना होता है। तो आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब ये दोनों क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं तो ये न्यूट्रॉन उदासीन कैसे होता है और प्रोटॉन धन आवेश कैसे होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश कैसे होता है। साथ ही साथ आपको ये बता रहा है कि ये क्वार्क दो प्रकार के होते हैं। अब क्वार्क में भिन्नता बता दिया, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, और इसके साथ ही साथ नीचे यह भी लिख रहा है कि कुछ अन्य प्रकार के भी क्वार्क पाए जाते हैं। तो अब तक जो है 6 प्रकार के क्वार्क पाए गए हैं। उसमें एक होता है अप क्वार्क, इसको U से डिनोट किया जाता है। एक होता है डाउन क्वार्क, इसको D से डिनोट किया जाता है। एक होता है चार्म क्वार्क, इसको C से डिनोट किया जाता है। और एक होता है स्ट्रेंज क्वार्क, उसको S से डिनोट किया जाता है। एक टॉप क्वार्क और एक बॉटम क्वार्क। अभी यह चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, इन सभी क्वार्क के बारे में आपको बताया नहीं गया है फिलहाल। तो अप और डाउन के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। इन सब के बारे में अध्ययन आप लोगों को आगे क्लासेज में हो सकता है BSc या MSc में आप करेंगे, या कोई इंजीनियरिंग भी करें, उस क्षेत्र में जाएंगे तो भी हो सकता है कहीं मिले। फिलहाल BSc MSc में तो ये जरूर मिलना चाहिए, या मिलेगा। MSc में तो था ही, हम लोग जो पढ़ रहे थे तब। अब देखिए अप क्वार्क पर जो है बता रहा है कितना आवेश है, +2/3, और डाउन पर कितना है, -1/3। कह रहा है कितना अप और कितना डाउन मिला दिया जाए ताकि एक प्रोटॉन के बराबर धन आवेश आ जाए। कह रहा है प्रोटॉन का संगठन, तो आपको ये यहाँ पर लिख रहा है, आगे लिख रहा है कि प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है, और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले प्रोटॉन के संगठन के बारे में आए। लिखिए, माना प्रोटॉन में अप क्वार्कों की संख्या अप
क्वार्कों की संख्या x है, अतः डाउन क्वार्कों की संख्या 3 - x होगी। क्यों? क्योंकि दोनों जो है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो है 3 क्वार्कों से मिलकर के बना हुआ है, तो यदि अप क्वार्क x होंगे तो डाउन क्वार्क कितने होंगे? 3 - x। अब आइए आवेश निकाला जाए। अतः x मल्टीप्लाइड बाय x इंटू अप क्वार्कों की संख्या, नहीं अप क्वार्कों का, अप क्वार्क का आवेश, अप क्वार्क का आवेश। मान लीजिए x क्वार्क हैं, तो एक क्वार्क के आवेश से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आवेश है पता चल जाएगा। प्लस 3 - x, 3 - x क्या है? डाउन क्वार्कों की संख्या है, तो डाउन क्वार्क का आवेश, डाउन क्वार्क का आवेश इज इक्वल टू प्लस ई। क्यों प्लस ई? क्योंकि ये प्रोटॉन का आवेश है, प्रोटॉन के संगठन के बारे में आप बात कर रहे हैं, बराबर हो जाएगा ये प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश जो है, प्रोटॉन का आवेश जो है ये प्लस ही होता है। और यहाँ पर देखिए x है अप क्वार्क का आवेश प्लस 2/3, यहाँ पर प्लस 3 - x इंटू -e/3। क्यों? ये -e/3 है, या प्लस 2e/3 है। अरे यहाँ माइनस नहीं होगा बच्चों, ये गलती मुझसे हो गई है। अप क्वार्क पर आवेश प्लस 2/3 होता है, तो वैसे लिखा भी होगा प्लस 2/3। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x प्लस, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो आ जाएगा -e और प्लस e/3 इंटू x इज इक्वल टू ई। यहाँ पर e 1 टाइम्स हो जाएगा, e यहाँ पर 1 होगा। अब हमने उकर लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3x -1 प्लस x/3 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा, इधर जब ले जाएंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2/3x प्लस x/3 ये हो जाएगा x। x का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है, ये आवेश लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 2, अतः प्रोटॉन में x का मान 2 है ना, तो अप क्वार्कों की संख्या 2, अप क्वार्कों की संख्या 2 तथा डाउन क्वार्कों की संख्या, ये देखिए 3 - x, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 होगी। अतः प्रोटॉन का संघटन 2 क्या है?
दो अप हैं तो यू यू डी होगा। यू यू मतलब दो अप क्वार्क हो गए और एक डाउन हो गया। प्रोटॉन का संगठन यू यू डी होगा, अर्थात दो अप और एक डाउन, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो हो गया आपका प्रोटॉन के संगठन के लिए। इसी तरीके से न्यूट्रॉन के लिए क्या मानेंगे? न्यूट्रॉन के संगठन के लिए इसको मिटा देते हैं। इरेज हुआ ये। अब देखिए, माना न्यूट्रॉन में अप क्वार्क बराबर अप क्वार्क बराबर वाई, तो डाउन क्वार्क बराबर क्या हो जाएगा? अतः डाउन क्वार्क बराबर 3 माइनस वाई। कहा है कि दोनों मिलकर के 3 है। ये लिख रहा है प्रत्येक प्रोटॉन था न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है। तो ये 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3 माइनस वाई। अब अप क्वार्क का आवेश वाई गुणे अप क्वार्क का आवेश प्लस 3 माइनस वाई इंटू डाउन क्वार्क का आवेश, तो बराबर न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश। तो न्यूट्रॉन का आवेश आप लोग जानते हैं कितना होता है? ये 0 होता है। ये सारा आवेश निकाल रहे हैं। माना कि y की संख्या में, न्यूट्रॉन में y की संख्या में कोई न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन के अंदर y की संख्या में अप क्वार्क हैं और 3 माइनस वाई की संख्या में डाउन क्वार्क है। तो इसका आवेश धन इसका आवेश, अप क्वार्क का आवेश और डाउन क्वार्क का आवेश, दोनों के आवेशों को जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए। तो अप क्वार्क की संख्या y है और एक अप क्वार्क का आवेश +2/3e है, +2/3e है। तो y में +2/3e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप क्वार्क का आवेश मिल जाएगा, और 3 माइनस वाई में डाउन क्वार्क के आवेश से गुणा कर देंगे इसका आवेश, और दोनों को जोड़ दे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए हम करते हैं y, और अप क्वार्क का आवेश होता है +2/3e प्लस 3 माइनस वाई इंटू -e/3। एक चीज़ देखिए इसमें, 2/3e/y माइनस e, इससे जब मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 गायब हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, प्लस e/3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए e/3 इधर इसको जोड़ेंगे तो केवल हो जाएगा e/y, 3/3 हो जाएगा, तो e/y हो जाएगा माइनस e इज इक्वल टू 0, या e/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? e/y इज इक्वल टू e, या y इज इक्वल टू 1। ये y इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, अतः 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इस प्रकार न्यूट्रॉन में अप क्वार्कों
हो सकता है कि इसकी स्पेलिंग हिंदी में अभी पहले लिख रहा था तो वो पे बना रहा था, हिंदी एक्चुअल ये सही है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। अपक्वारकों की संख्या y है ना, तो y की वैल्यू कितनी है? 1 तथा डाउन क्वारकों की संख्या 2 होगी। अतः न्यूट्रॉन का संघटन, कंपोजिशन, संगठन का मतलब कंपोजिशन होता है, एक U है और 2 D है, UDD होगा। U का मतलब अप और DD का मतलब होता है डाउन। तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी यादृच्छिक स्थिर वैद्युत क्षेत्र पर विचार कीजिए। इस विन्यास की किसी शून्य विक्षेप स्थिति नल पॉइंट अर्थात जहां E=0 पर कोई छोटा परीक्षण आवेश रखा गया है। यह दर्शाइए कि परीक्षण आवेश का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है। सेकंड वाला पार्ट इसका पूछ रहा है, इस परिमाण का समान परिमाण तथा चिन्हों के 2 आवेश ब्रैकेट में लिख रहा है जो एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हैं के सरल विन्यास के लिए सत्यापन कीजिए। आइए सबसे पहले हम पहले वाले का कहते हैं, किसी यादृच्छिक स्थिर वैद्युत क्षेत्र, कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र मानिए। इस तरह से मानने के लिए कह रहा है कि कोई वैद्युत क्षेत्र पहले मानिए, वैद्युत क्षेत्र पर विचार कीजिए। इस विन्यास की किसी शून्य विक्षेप स्थिति अर्थात नल पॉइंट जहां E=0, यदि वैद्युत क्षेत्र इस तरह का होगा तो यहाँ पर तो इसका जो है E=0 अनंत पर ही होगा। तो कैसे किस प्रकार का कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र माने, किस प्रकार से कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र माने जिससे कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। तो इस एक स्थिति ये भी हो सकती है कि इसको ऐसे न मान करके एक यहाँ पर कोई धन आवेश माने, दूसरा धन आवेश माने। तो जब धन आवेश मानेंगे और इसके बीच में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे, या कोई परीक्षण आवेश अभी आप मत रखिए। देखिए यह मान लीजिए प्लस Q है, यह भी प्लस Q है, तो इसके ठीक मिडिल पॉइंट पर इसके कारण पहला आवेश है, दूसरा आवेश है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 होगी और यहाँ पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा E2 होगी। तो यहाँ पर E1 - E2 0 हो जाएगा। इसके मिडिल पॉइंट पर तो वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, लेकिन किनारे यहाँ पर जब आप ज्ञात करेंगे इसी तरीके से तो वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। अर्थात इस पॉइंट पर ही केवल वैद्युत क्षेत्र शून्य है। फिर एक बार और सुनिए क्वेश्चन को, किसी शून्य विक्षेप की स्थिति पर कोई छोटा परीक्षण आवेश रखा जाता है। यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश आप Q0 रखें। अभी थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूँ। Q0 आवेश का मतलब ऐसा आवेश, Q0 परीक्षण आवेश को जब कभी आप मानते हैं तो उस आवेश को धन आवेश मानते हैं, यानी प्लस Q0 हो गया। दूसरा चीज़, ऐसा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इस तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई जाती हैं, इसमें होता तो जरूर होगा या होता तो जरूर है, बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि नेग्लिजिबल माना जाता है। इस कारण यदि कहीं पर इस आवेश को रख भी दिया जाए और उसके चारों तरफ यदि कोई गासियन पृष्ठ खींचा जाएगा तो ये नहीं माना जाएगा कि इससे वैद्युत फ्लक्स लिंक करता। क्यों? क्योंकि इसका अपना वैद्युत क्षेत्र बहुत कम होता है। इस आवेश के बारे में आप लोग को ये ज्ञात होना चाहिए। एक तो यह स्थिति होती है कि यहाँ पर बीच में धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा और इस धन आवेश के कारण एक स्थिति यह भी बन सकती है कि धन आवेश एक इधर हो, ऋण आवेश एक इधर हो। और तो जब धन आवेश और ऋण आवेश होता है तो धन आवेश इधर है तो इसके मिड पॉइंट पर निकालेंगे तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, और ऋण आवेश है तो इसके कारण, यानी इसके मिडिल में कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, चाहे इधर होगा या इधर होगा। फिलहाल
चाहे हम इस पर बात करें या इस पर बात करें, किसी एक पर लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको गौर से समझिएगा। आइए, तो कोई छोटा सा परीक्षण आवेश रखा गया है, यह दर्शाइए कि परीक्षण आवेश का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है। यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 मानिए और मान लीजिए कि यह परीक्षण आवेश जो है अस्थायी संतुलन की स्थिति में, अस्थायी नहीं, अस्थायी संतुलन की स्थिति में है। तो जरा देखिए कैसे क्या करते हैं। इसी परीक्षण आवेश को, ये प्लस आवेश है ही, ये भी प्लस है और यह भी प्लस है, इसको हम थोड़ा सा इधर टिल्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ले जाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी घटेगी, और जब बीच की दूरी घटेगी तो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसके कारण, आवेश एक के कारण इस पर लगने वाला बल बढ़ जाएगा, अर्थात ये बल उधर की तरफ धक्का देगा कि तुम उधर जाओ, Q0 उधर जाओ। और यहाँ पर इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर बल मान लीजिए इसके कारण लगने वाला बल F1 है और F2, यानी F1 कम होगा, सॉरी R का, जब इधर की तरफ हम माने, इधर मतलब बाएं साइड में, जब ये बाएं साइड में आएगा तब यह इसको अधिक बल से धक्का देगा। ये इसके कारण लगने वाला, इसके कारण आवेश 2 के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 मैं लिख दिया हूँ, ये Q है और ये क्या है, Q0 है, Q0। और यहाँ पर F2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K Q0, क्योंकि ये भी Q है और ये Q0 है, अपान ये R का स्क्वायर। अब जब हम इसको इस साइड में खींचे हैं तो ये R दूरी बढ़ी है, तो F2 क्या हुआ है, कम हुआ है, अर्थात इसके कारण प्रतिकर्षण इधर कम हुआ है। और इसका मान लीजिए यहाँ से, अरे कहाँ से, हाँ यहाँ से इधर आ गया, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल बढ़ेगा और इसके कारण इस पर, इस दिशा में लगने वाला बल जो है घटेगा। इस कारण आप देख रहे हैं कि इस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है जो इसको उधर की तरफ धक्का देने का प्रयास कर रहा है, और यही स्थिति यही होगी, यही इसकी स्थिति भी वही होगी। इसको इधर की तरफ लेकर जाएंगे तो फिर ये उधर से धक्का देके इसको इधर की तरफ करने का प्रयास करेगा, अर्थात प्रत्यानयन बल है, चाहे इधर से इधर जब खींचेंगे तो उधर जाएगा, उधर खींचेंगे तो इधर आएगा। इस प्रकार लग रहा है कि यह अस्थायी संतुलन की अवस्था में है, लेकिन यह अस्थायी संतुलन की अवस्था में नहीं है। कैसे, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच करके देखिए। ऊपर खींच करके जब आप देखेंगे तो जो ही ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस दिशा में हो जाएगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 इस दिशा में हो जाएगा। अगर सपोज दैट कि इस पॉइंट पर आप निकालेंगे तो इस दिशा में कंपोनेंट हो, एक होगा E1 cos थीटा और इस दिशा में हो जाएगा, अगर यह कोण थीटा हो तो और ये हो जाएगा E1 sin थीटा, और इस दिशा में हो जाएगा E2 cos थीटा, क्योंकि ये थीटा हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा E2 sin थीटा। अब देखिए E1 cos थीटा, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, स्पष्ट लिखना चाहिए, E1 cos थीटा, यह E1 cos थीटा इस E2 cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है जो है E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा के बराबर होगा, अर्थात यह आवेश यहाँ से जरा सा ऊपर की दिशा में टिल्ट हुआ तो उस पर एक बल रहेगा और यह बाहर की तरफ भाग जाएगा, अर्थात यह जो है उस अवस्था में नहीं है, अस्थायी संतुलन की अवस्था में नहीं है। तो अस्थायी संतुलन के लिए होना क्या चाहिए, अस्थायी संतुलन के लिए मान लीजिए किसी पॉइंट पर अस्थायी, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रख दिया गया है। आप जानते हैं कि परीक्षण आवेश का मतलब नथिंग, जीरो, उसको कोई आवेश नहीं माना जाता है, लेकिन माना भी जाता है, प्लस माना जाता है तो माना जाता है, लेकिन आप ये समझिए तो होना क्या चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से दबा रहा था या एक फोर्स इसको इधर से लग रहा था, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस डायरेक्शन में लग रही थी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही थी, इसी कारण ये था, और इसी के कारण यह स्थायी संतुलन की अवस्था बना हुआ था। लेकिन ऊपर से और नीचे से कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं नहीं है। मान लीजिए कि ऊपर की चारों दिशाओं से अंतर्मुखी, इसको वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, अंदर की तरफ हैं तो ये अंतर्मुखी वैद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर चारों दिशाओं से आ रही हैं। तो
इस पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से आएँ तब तो यह अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। लेकिन यहाँ पर कोई पृष्ठ बनाइए, इसको गॉसीय पृष्ठ नाम दीजिए, गॉसीय पृष्ठ, और यहाँ पर इसको हटा लीजिए, इस चार्ज को हटा लीजिए, इसको मत मानिए वहाँ पे। तो अगर गॉसीय पृष्ठ आ रहा है, इसका मतलब गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ से आ रही हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है यहाँ पर। तो वैद्युत फ्लक्स है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर कोई आवेश होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, या कुछ कोई ना कोई आवेश होना चाहिए। लेकिन गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम ये कहता है, केवल यह दिखला रहा है कि यादृच्छिक स्थिर वैद्युत क्षेत्र पर विचार कीजिए। आप केवल वैद्युत क्षेत्र को माने हैं, तो वैद्युत क्षेत्र को माने हैं तो वहाँ पर मतलब इसके अंदर Q इज इक्वल टू क्या है, 0 है। Q इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। इसका मतलब हो जाएगा फाई, चूंकि Q की वैल्यू है 0 है तो 0 अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 0 हो रहा है। गॉस का नियम कहता है कि यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। और हम निकाल रहे हैं कि चारों तरफ से यदि अस्थायी संतुलन होता तो चारों तरफ से वैद्युत बल रेखाएं आती, तो यहाँ से कोई फ्लक्स लिंक करता, और फ्लक्स लिंक करता तो यहाँ पर कोई आवेश अवश्य होता। तो इस कारण चूंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, गॉस लॉ कहता है कि यहाँ पर Q इज इक्वल टू 0 है, और अस्थायी संतुलन की स्थिति कहती है कि यहाँ पर कोई आवेश रहेगा। तो इस प्रकार आपको यह पता चल गया कि परीक्षण आवेश का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है। ठीक है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शून्य विक्षेप की स्थिति के समीप सभी क्षेत्र रेखाएं शून्य विक्षेप की दिशा में अंतर्मुखी होंगी। अंतर्मुखी होंगी मतलब ये इस तरीके से होंगी, अर्थात शून्य विक्षेप स्थिति के चारों ओर बंद पृष्ठ से होकर किसी विद्युत क्षेत्र का नेट अंतर्मुखी फ्लक्स गुजरेगा। लेकिन गॉस के नियम से किसी विद्युत क्षेत्र का ऐसे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जिससे कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, तो जब इससे कोई आवेश परिबद्ध नहीं होगा तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए फाई इज इक्वल टू 0 होगा, और यही कारण है कि यह आवश्यक रूप से अस्थायी संतुलन है। इसका बी वाला पार्ट जो है ये समझाने के लिए कह रहा है, तो बी वाला पार्ट जो है, अब इस वास्तव में बी वाले पार्ट को समझा दिया गया पहले ही, हालांकि ए वाले पार्ट को मैंने समझाने का प्रयास किया। बी वाला पार्ट कह रहा है इस परिमाण का समान परिमाण तथा चिन्हों के दो आवेश एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे गए हैं। मान लीजिए कि ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है और दूसरा प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, के सरल विन्यास के लिए सत्यापन कीजिए, सत्यापित करके बताइए कि ये जो है संतुलन अस्थायी होगा। तो क्या करना, अभी यही बताया हूँ कि यहाँ पर जब कोई आवेश ठीक बीचों बीच में रहेगा तो 0 रहेगा, यहाँ पर जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, और यह संतुलन की स्थिति में। लेकिन जब ही थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे या इस डायरेक्शन में ले जाएंगे या केवल क्षैतिज दिशा को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में ले जाएंगे, इस पर तुरंत बल लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको यहाँ पर उठा करके यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ पर बनाएंगे तो रेखाएं बनाना कठिन होगा, इसलिए थोड़ा ऊपर बना रहे हैं। तो अभी बताया मैंने कि इधर से E1 मान लीजिए और इसके कारण इसको क्या मान लीजिए, E2 मान लीजिए। तो इसका यह कंपोनेंट E1 cos थीटा या E2 cos थीटा, क्यों? थीटा यह है, थीटा ये है, और E1 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा और E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट E2 sin थीटा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात इस पर एक नेट बल Q0 पर एक नेट बल कितना लगेगा, नेट बल F इज इक्वल टू Q0 इंटू E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। एक ऊपर की तरफ बल लगेगा जिससे कि यह ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, अर्थात इस पर प्रत्यानयन बल कार्य नहीं करेगा। इस कारण
इस दशा में जो है ये अस्थायी संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ आइए जरा सा हम लोग क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसके बाद से तुरंत सॉल्व करता हूँ जल्दीबाजी के साथ। प्रारंभ में x अक्ष के अनुदिश vx चाल से गति करती हुई दो आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा -q आवेश का एक कण प्रवेश करता है। ये दो प्लेटें हैं, इसमें m द्रव्यमान, ये इसका द्रव्यमान जो है स्मॉल m है और ये जो है प्रवेश करता है इसमें, इस दोनों प्लेटों के बीच प्रवेश करता है। प्लेटों की लंबाई कैपिटल L है, यहाँ से और यहाँ के बीच की लंबाई कैपिटल L है, आपको लिख करके दिखा दिया गया है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E बनाए रखा जाता है। प्लेटों के बीच ऊपरी धन आवेश है, निचली ऋण आवेश है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये विद्युत क्षेत्र E लगातार बना हुआ है। और यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश लिख रहा है vx चाल से गति करते हुए, यहाँ पे vx चाल से गति करती हुई दो आवेशित प्लेटों के बीच मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा -q आवेश का एक कण प्रवेश करता है। यहाँ गति करता हुआ लिखना चाहिए, करती हुई है, गति करता हुआ, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E बनाए रखा जाता है। दर्शाइए कि प्लेटों के अंतिम किनारे पर कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप QEL²/2mvx² है, अर्थात ये जा रहा है इधर की दिशा में, गौर से समझिएगा, जा रहा है ये इस दिशा में। अगर यह वैद्युत क्षेत्र नहीं होता तो सीधे निकल जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य पड़ता है, तो उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र काम नहीं करता, वो सीधे निकल जाता vx वेग से। और इसका क्षैतिज वेग सदैव vx ही रहेगा, ये vx कहीं बदलेगा नहीं, चाहे यहाँ कह लीजिए या इसके आगे इस वाले पॉइंट पर कह लीजिए, यहाँ पर इसका वेग, क्षैतिज वेग यहाँ पर, यहाँ तक कि यहाँ पर निकलते समय भी इसका वेग है vx ही रहेगा, अर्थात यह vx चाल से जो है गति करते रहेगा। तो vx चाल से इस प्लेट को पार करने में कितना, क्षैतिज दूरी L ही है ना, तो vx चाल से प्लेट को तय करने में लगा समय, प्लेट को पार करने में लगा समय, स्मॉल t = x चाहे L, समय बराबर दूरी बटी चाल, दूरी कितना है L है और x डायरेक्शन में वेग कितना है L/vx, इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऊर्ध्व गति की बात करेंगे, लिखेंगे, ये तो क्षैतिज गति के लिए हो गया, अब लिखेंगे ऊर्ध्व गति के लिए एक फार्मूला होता है h = ut+12। मान लीजिए कि ऊपर की तरफ त्वरण a है तो 12a_t²। अब यहाँ पर ये बताने से पहले हमको दो चीज़ें और बतानी चाहिए थी, मैं बता रहा हूँ। देखिए वैद्युत क्षेत्र ये ऊपर क्यों जाएगा, इसलिए जाएगा कि यह ऋण आवेश है, ये -q आवेश है। वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखा जाता है तो इस पर एक बल लगता है, -q आवेश रखा जाएगा तो इस पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, F = QE। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है, आवेश पर बल, आवेश पर बल F = QE। इस बल के कारण, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, इस बल के कारण y दिशा में, ये दिशा मैंने दिखा दिया कि ये y है, y दिशा में उत्पन्न त्वरण A बराबर F/m, जहाँ m दिखाया गया है किसका द्रव्यमान है, इस आवेश का द्रव्यमान है ये। तो F का मान कितना है, A का मान, F का मान है
QV अपान M, तो A इज इक्वल टू हो गया QV अपान M। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड, Vx चाल से। ठीक है, अब ऊर्ध्व गति के लिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह क्षैतिजता प्रवेश कर रहा है, इसलिए यहाँ ut कह लीजिए, यहाँ Vx है तो ऊपर Vy है, यहाँ पर u की वैल्यू Vy होगी एंड Vy इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्षैतिज वेग है, यहाँ पर ऊर्ध्व वेग नहीं है, तो यह जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और h के जगह पर यहाँ से जब जा रहा है तो ऊपर यहाँ तक आते आते अंतिम पोजीशन तक आते आते यह y दूरी तय कर ले रहा है, तो यहाँ पे h के जगह पर ऊर्ध्व ऊंचाई कितनी हो जाएगी y, और यहाँ पे हाफ a की जगह पर हो जाएगा QV अपान M और इंटू t का स्क्वायर। तो t का मान रख दीजिए, t का मान है L अपान Vx का स्क्वायर, तो संभवतः QEL स्क्वायर अपान 2M Vx स्क्वायर 1 अपान 2 QEL स्क्वायर अपान M Vx स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया कि ऊर्ध्व दिशा में जो है कैसे होगा, क्योंकि A का मान हमने यहाँ से रखा है और T का मान यहाँ से रखा है, तो ये आपका हो गया, प्रूफ हो गया इस वाले क्वेश्चन का 1.33 का। इस प्रकार से प्रूफ हुआ कि QEL स्क्वायर अपान 2M Vx स्क्वायर y इज इक्वल टू QEL स्क्वायर अपान 2M Vx स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन दिया हुआ 1.34, तो आइए इसका सलूशन हम दे दें यहीं पे। यहाँ पर ये था 1.33 और 1.34 का कितना होगा, ऊपर अभ्यास 1.33 में वर्णित कण की इलेक्ट्रॉन के रूप में कल्पना कीजिए, अर्थात जो Q है Q इज इक्वल टू E है, आवेश जो है या इलेक्ट्रॉन है, ये जो कण प्रवेश कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चाहे तो आप माइनस लगा भी सकते हैं, माइनस नहीं भी लगा सकते हैं, अब तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह नहीं रखेंगे तो भी काम होगा। अब क्या कह रहा है कि कल्पना कीजिए जिसको Vx इज इक्वल टू, यहाँ पर Vx दिया हुआ है कि 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। यदि 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E का मान, यहाँ पर E की वैल्यू देख लीजिए 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलाम हो, तो ऊपरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर टकराएगा, और M मास के जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ पर के मध्य क्षेत्र, यहाँ पर ये वाले क्लास में कह रहा है, इसमें कह रहा है दो आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में, यानी इन दोनों के ठीक बीचों बीच में, या ऐसे भी हो सकता था द्रव्यमान M द्रव्यमान था Q आवेश का प्रवेश करता, तो मध्य क्षेत्र का मतलब हो गया ठीक बीचों बीच से हो गया। अभ्यास 1.33 में वर्णित कण की इलेक्ट्रॉन के रूप में कल्पना कीजिए जिसको Vx इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के साथ प्रक्षेपित किया गया है। यदि 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E तथा E का मान 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलाम हो, तो ऊपरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएगा, ये सब है। अब आप देखिए इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ये बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, ये वाला क्वेश्चन ये बता रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर, तो ये मध्य में प्रवेश कर रहा है, बीचों बीच में प्रवेश कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻² अपान 2 मीटर। ये क्योंकि ये यहीं पे मध्य में प्रवेश कर रहा है, इसलिए y की वैल्यू यहाँ पर इसकी आधी हो जाएगी, इसके इतना ही होगा। अब क्या होगा, कह रहा है कि
तो ऊपरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएगा? यहाँ से जा रहा है तो यहीं पे टकरा जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, इसके और आगे निकल जाएगा। यानी ये दूरी L पूछ रहा है कि कहाँ पे टकराएगा। तो ये L की वैल्यू पूछ रहा है कि क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, क्योंकि ऊर्ध्व दूरी तो दे दिया है कि ये पूरी 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर होगी, तो ये 0.5/2 सेंटीमीटर होगी, जिसको हमने मीटर में कैलकुलेट कर लिया है। तो सीधा फार्मूला है, हम जानते हैं कि फार्मूला याद रखना चाहिए बच्चों। ऊर्ध्व विस्थापन y इज इक्वल टू QEL स्क्वायर अपॉन 2m VX स्क्वायर। अब इस L की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो L इज इक्वल टू √2m VX स्क्वायर इंटू y अपॉन QE। अब इसमें हम सभी की वैल्यू रखेंगे, ये L है L, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। Vx की वैल्यू दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और y की वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए 0.5 है ना, तो 0.4 हो जाएगा। y की वैल्यू हम भाग दे के लिख दे रहे हैं 0.25 इंटू 10⁻²। ये Vx का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये भी हो जाएगा ऐसे अपॉन Q, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू जो है Q की वैल्यू E के बराबर होगी, जो कि होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और E की वैल्यू दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻²। After a lot of calculation, you will find the answer 1.12 into 10⁻², मीटर। ये हो जाएगा 1.12 सेंटीमीटर। अर्थात ये जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से 1.12 सेंटीमीटर जाने के बाद ही यहीं पे टकरा जाएगा फिलहाल। तो इस तरीके से आपका NCERT के प्रॉब्लम्स समाप्त हुए। अगले टर्न पर चलेगा नेक्स्ट चैप्टर।